वहाँ पर मूर्ति लगाने के बजाय वहाँ पर 10 दिन का कार्यक्रम होता, उनको समझाने बुझाने का कार्यक्रम होता, उन्हें कुछ शिक्षा देने का कार्यक्रम होता, ऐतिहासिक तथ्यों से उनको वाकिफ कराने की कोई प्रक्रिया वहाँ पे अपनाई जाती, तो वो उनके लिए ज़्यादा हितकारी होती। पार्टी ने उन्हें कोई आदेश नहीं दिया था, पार्टी ने कोई जिम्मेदारी नहीं थी ना पार्टी से वो पूछ कर गई थी। उन्होंने जो है समाज का अपना आंदोलन समझा था, समाज का दर्द समझा था, समाज के दुख को समझा था, और समाज के लिए जो उनका आंदोलन था, समाज के लिए वो कर सकती थी, उसको समझते हुए उन्होंने ये कदम उठाया था। और अब अगर पार्टी ये कहती है कि क्या हमसे पूछकर उस आंदोलन कवर करने गए थे, तो किस किस घटना को पार्टी से पूछकर कवर करना है, ये सोचना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा बहुजन समाज पार्टी को। जो बहुजन टीवी जिसने अब कोई नाम बदल लिया है, ये जब दिल्ली आया था तो नीलम जी के भाषणों की रिकॉर्डिंग करता था, और कहीं भी कोई घटना होती थी तो उस घटना पर नीलम जी का वक्तव्य लेने घर तक आता था। उत्तर प्रदेश चुनाव हुए हैं, उसमें पैसों की बौछार हुई है। अगर पैसे कमाने होते सपा के पास जाते, कांग्रेस पर जाते, बीजेपी पर जाते, पैसों की कोई कमी नहीं होने वाली थी। लेकिन नीलम जी ने उस पैसे को ठोकर मारी थी, अपने समाज के लिए काम किया। हमारे पास जो हमारे गायककार हैं उनकी कमी नहीं है, उनके अंदर योग्यता की कमी नहीं है। अगर वे भी चाहें तो ये जो जागरण करना, माता की चौकी लगाना, इस तरह के काम कर कर वे भी पैसा कमा सकते हैं, अगर पैसा कमाने की बात हो तो। लेकिन वो जो है उस पैसे को ठोकर मारते हैं, वो उस पैसे को ठोकर मार कर अपने समाज के लिए काम करते हैं, अपने समाज के लिए गाने गाते हैं। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों। समाज का जो उद्देश्य है, समाज का जो आंदोलन है, आखिर वह आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, क्या समस्याएं हैं। एक बार जब प्रेस की मीटिंग हो रही थी, जिसको कि सतीश चंद्र मिश्रा जी ले रहे थे, तब मुझे थोड़ा सा बोलने का मौका दिया था। तब मैंने वहाँ पर जितने भी बहुजन मीडिया चैनल्स थे उनको संबोधित करते हुए ये कहा था कि जो हमारे मनों में जो भेद है या कुछ भी द्वंद्व है, जब तक हम उसको नहीं निपटाएंगे, जैसे कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, ये सब हमारे मन के जो है विकार हैं, जब तक हम इनको न्यूनतम नहीं करेंगे, तब तक हम जो है समाज के लिए, समाज के आंदोलनों के लिए अपनी भूमिका सही तरह से नहीं निभा सकते हैं। जिस तरीके से नाहरपुर की घटना घटी, वहाँ पर जो नीलम जी का जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, कैमरा, स्टैंड, बैग के अंदर बहुत सारा सामान था, लगभग 30 से 50 हज़ार के बीच में उनका नुकसान हुआ। उसके लिए उन्होंने बार बार अपील की कि समाज से आग्रह है कि जो मेरा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। समाज से बहुत से लोग निकल कर आए जिन्होंने मदद की। लेकिन सबसे बड़ी अचंभित करने वाली बात यह है कि जो नुकसान था बहुत मामूली था। अगर समाज के 50,000 लोग 1-1 रुपया पेटीएम कर देते तो किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था, और कुछ ही मिनटों के भीतर वह जो 50,000 रुपये की राशि आराम से इकट्ठी हो सकती थी। बात ये नहीं है कि नीलम जी का नुकसान हुआ, उनकी भरपाई हुई या नहीं हुई, लेकिन बात ये है कि क्या वास्तव में हम लोग, बहुजन समाज के लोग संगठित हैं? क्या संगठित होकर वे लोग काम कर रहे हैं, या वे संगठन के नाम पर अपने हितों की साधना कर रहे हैं, अपने हितों को साधने का काम कर रहे हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए आज मैं कुछ विशेष चर्चा करूँगा और अपने मन से बिल्कुल जो भी द्वेष भाव हो उसको साइड में रखकर, द्वेषपूर्ण नहीं बल्कि समाज को जागरूक करने के लिए, समाज को बताने के लिए मैं हर एक व्यक्ति का नाम भी लेकर बात करूंगा। मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, बल्कि हर किसी व्यक्ति से मेरी मैत्री है। तो मैं अपनी समस्याओं पर या नीलम जी की समस्याओं पर ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं बात करूंगा कि इन घटनाओं में क्या हुआ और कैसे इन घटनाओं को देखा जाए। एक घटना घटती है नाहरपुर की, जिसमें कि सतपाल तंवर उस आंदोलन में भाषण कर रहे थे, और क्या भाषण कर रहे थे मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन उस घटना में पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज होता है। पुलिस के द्वारा उस आंदोलन में जो लोग इकट्ठा हुए थे, उस मूर्ति को बचाने के लिए या मूर्ति के पुनर्स्थापन के लिए, जो कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, वो उनका सम्मान चाहते हैं, उनका अपमान किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं। जो लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उनको लात घूंसों से पीटा, और उसमें नीलम की जो टीम थी वो भी शामिल थी। स्वयं मुझ पर भी ये हाथापाई हुई, मुझसे भी मेरा मोबाइल छीन लिया गया।
और बैग छीन लिया, स्टैंड था वो भी छीन लिया। मुझे चोट भी आई और चोट काफ़ी गंभीर भी थी, सर में चोट आई थी, लेकिन किसी तरह से बचाव हो गया। उसके बाद जो समस्या है बेसिकली पुलिस की नहीं है, सरकार की नहीं है, उस विचारधारा की नहीं है, समस्या हमारे बीच में से ही है। क्योंकि हम लोग स्वयं ये निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या करना है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम किसे समर्थन कर रहे हैं। वीडियो में मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या गलत है, इसका निर्णय आपने स्वयं करना है। मैं आपको बाध्य नहीं करूँगा कि आप मेरे किसी बात से आप बंध जाएं, क्योंकि मैं कभी भी ये कह ही नहीं सकता। एक बुद्धिस्ट होने के नाते, एक बौद्ध धर्मावलंबी होने के नाते मैं कभी भी किसी को बाध्य कर ही नहीं सकता। लेकिन मैं अपनी बात जरूर कहूँगा, और जो बात कहूँगा बिल्कुल कोशिश करूँगा कि उसमें द्वेष न्यूनतम हो, क्योंकि द्वेष जो है वो इंद्रियों का उत्पादन है, प्राकृतिक है, होगा ही। लेकिन जैसे ही उत्पादन होता है हमें सूचना मिल जाती है, और जब सूचना मिलती है तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जिसके प्रति हमें द्वेष आ रहा है उस द्वेष को कम करें, उसके प्रति मैत्री की भावना अपने अंदर लेकर आएँ। साथियों, ये जो घटना घटी नाहरपुर की, इसके बाद कुछ लोगों का ये दायित्व बनता था कि वे लोग नीलम जी से संपर्क करते, उनसे बात करते कि कितना नुकसान हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, उसकी जांच करके वे समाज से आग्रह करते, निवेदन करते, बात करते कि उसकी भरपाई की जाए। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि सतपाल तंवर जी वहाँ भाषण दे रहे, मूर्ति के लिए आंदोलन कर रहे थे। मूर्ति जिसके लिए हमारे महान पुरुषों ने साफ साफ संदेश दिया कि मेरी पूजा मत करना, मेरी पूजा करने से अच्छा है कि मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना, लेकिन हम लोग वहीं अटके हुए। और मैंने अपने पिछले वीडियो में ये कहा भी कि नाहरपुर के लोग अभी भी अम्बेडकरवादी नहीं हैं, अभी भी वे जो है उसी पुरातन विचारधारा का समर्थन करते हैं, उन्हीं रूढ़ियों में अटके हुए हैं, उन्हीं परंपराओं को वो फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पर मूर्ति लगाने के बजाय वहाँ पर 10 दिन का अगर कार्यक्रम होता, उनको समझाने बुझाने का कार्यक्रम होता, उन्हें कुछ शिक्षा देने का कार्यक्रम होता, ऐतिहासिक तथ्यों से उनको वाकिफ कराने की कोई प्रक्रिया वहाँ पे अपनाई जाती, तो वो उनके लिए ज़्यादा हितकारी होती। लेकिन खैर, ये तो बौद्धिक बातें हैं, बहुत से लोगों का इन बौद्धिक बातों से कोई लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ यही लेना देना है कि किस तरह से समाज में जो है वे अग्रणी भूमिका में रहें। अच्छी बात है, अग्रणी भूमिका में होना चाहिए, तभी सामाजिक आंदोलन बनते हैं। लेकिन ताज्जुब ये है कि नीलम जी का नुकसान हुआ, हमें चोटें आईं, हमारे ऊपर पुलिस ने अत्याचार भी किया, और पुलिस ने अत्याचार हमारे ऊपर ही नहीं किया, बल्कि ये जो नीलम जी के ऊपर जो हमला था, पूरी बहुजन मीडिया को इसको संज्ञान में लेना चाहिए था कि ये बहुजन मीडिया की जो स्वतंत्रता, यानी कि जो अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता जो है, उस पर सीधे सीधे हमला था, और उसके खिलाफ जो है पूरी बहुजन मीडिया को इस आंदोलन में उतरना चाहिए था। अपने अपने वीडियोज़ के माध्यम से, अपने वक्तव्य के माध्यम से इस बात का विरोध करना चाहिए था। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि साथियों, उस दिन अगर 5-10 बहुजन मीडिया के लोग वहाँ पर होते और उसको कवर कर रहे होते और चारों दिशाओं से कवर कर रहे होते, तो पुलिस की हिम्मत नहीं होती कि वो जो है इस मोह पर, इस जो भीड़ इकट्ठा हुई थी आंदोलन के लिए, उस पर किसी भी प्रकार का गैर कानूनी, गैर संवैधानिक हमला कर सकते थे। लेकिन ये हमारी अपनी एकजुटता ना होने का कारण था कि ये सब हुआ। ये सब घटना में हमारे कुछ लोगों को बहुत गंभीर चोटें आईं, हमारे बुजुर्गों को अपमान सहना पड़ा। उसके बाद एक और प्रकरण होता है, रतन लाल जी एक ट्वीट करते हैं कि जो ज्ञान वापी मस्जिद है उसमें जो फुआरा है उसको लेके जो इशू चल रहा था, उस पर कि उसमें शिवलिंग का खतना कर दिया, इस तरह से टिप्पणी की थी। जब उनके ऊपर FIR हुई, हालांकि FIR बिल्कुल गलत तरीके से की गई है, द्वेषपूर्ण भाव को रखकर की गई है, लेकिन जब उनके ऊपर FIR हुई, जब हमें सूचना मिली, हम तुरंत रतन लाल जी के पास पहुंचे और उनका इंटरव्यू लेकर आए, उसको पब्लिश किया, अपने जितने भी सोशल मीडिया के साधन थे सबसे पब्लिश किया, उसको पूरा ज़ोर शोर से उनके लिए अभियान चलाया। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि अभी तक रतन लाल जी ने भी नीलम जी से ये नहीं पूछा कि आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ क्या घटना घटी। उनका अपना चैनल है, उस चैनल के माध्यम से एक बार भी आकर ये नहीं कहा कि नीलम जी के ऊपर अत्याचार हुआ है, इसमें समाज को एकजुटता दिखानी चाहिए। लक्ष्मण सिंह जी बहुत बड़े वक्ता के तौर पर अभी हाल फिलहाल वर्तमान समय में उभर कर आए हैं। उन्होंने भी अपने किसी वक्तव्य में सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म से ये तकल्लुफ़ नहीं उठाया कि वे भी इस मैटर को संज्ञान में लेते और नीलम जी के लिए 2 बातें कहते, समाज से कुछ अपील करते। इसके अलावा चंद्रशेखर रावण, जो कि हमेशा आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, समाज में जहाँ भी कहीं किसी पर अत्याचार होता है, किसी की हत्या हो जाए, कहीं बलात्कार हो जाए, कहीं छेड़खानी हो जाए, तो तुरंत पहुंचकर जो है
आंदोलन करने का काम करते हैं, उन्होंने भी जहमत नहीं उठाई कि वो नीलम जी के लिए समाज से दो बात करके अपील करते। हालांकि मैं उन सभी लोगों के नाम ले रहा हूं जो नीलम जी को अच्छी तरह से जानते हैं, उनके साथ में उनके व्यक्तिगत संबंध हैं, व्यक्तिगत बातचीत हैं। मैं ऐसे ही किसी को नहीं बोल रहा कि वो नीलम जी को जानता भी नहीं है और मैं उससे उम्मीद करूं कि वो नीलम जी के लिए बात करेगा या कहीं बात रखेगा। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी, जिसके लिए नीलम जी ने बहुत ज़ोर शोर से अभियान चलाया और अभी पिछले विधानसभा चुनावों में अपने खर्चे से समाज का साथ लेते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ संभव हुआ वे गईं और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को पूरे जोर शोर से रखा। कोई व्यक्ति इस बात में जरा सा भी संदेह नहीं ला सकता कि नीलम जी बहुजन समाज पार्टी के इतर किसी अन्य पार्टी के लिए कभी काम कर रही थी, जबकि बहुजन मीडिया के अन्य चैनल भी थे जो कि दूसरी पार्टियों को भी दिखाने का काम कर रहे थे, लेकिन नीलम जी ने कभी भी क्षणिक भर के लिए भी बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी और की बात नहीं की, बल्कि ऐसे ऐसे खतरे मोल लिए। जैसे कि एक आगरा में समाजवादी पार्टी की रैली हो रही थी, उसमें तुरंत घुसकर वहाँ जो भीड़ थी, वहाँ जो महिलाएं आई थीं, झंडे उठा रखे थे सपा के, लेकिन उनसे बातचीत की और उनसे यह निकलवाया कि उनके मन में क्या है, इस प्रदेश के लिए मायावती बहन जी ने कितना काम किया है। और उनके मुंह से जब ये निकलवाया तो वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, काफ़ी चला, और जिससे ये निकल कर आया कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी की सरकार बननी चाहिए तो वो बहन कुमारी मायावती की बननी चाहिए। इतना जोखिम भरा काम नीलम जी ने बहुजन समाज पार्टी के लिए किया और कभी बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी अन्य पार्टी की बात उन्होंने अपनी जुबान से नहीं की। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के किसी भी पदाधिकारी ने इतना तकल्लुफ़ नहीं उठाया कि वो नहारपुर की घटना को लेकर उनसे दो बातें कर सकता। हालांकि एक हमारे साथी हैं नरेला से गोपीराम जी, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने पार्टी से, क्योंकि उनका भी जीवन पूरा पार्टी के लिए लग गया है और पार्टी के अलावा कहीं और कोई विचारधारा उनकी नहीं है। जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी से बात की थी सहायता के लिए, तो उन्होंने दो टूक शब्द में कहा कि क्या हमसे पूछकर नहारपुर के घटना में शामिल हुए थे। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, बहुजन समाज पार्टी से पूछकर वो इस घटना में शामिल नहीं हुए थे। ना ही नीलम जी जो हैं, जो इस आंदोलन को कवर कर रही थी, तो बहुजन समाज पार्टी से पूछा था। बहुजन समाज पार्टी से तो उस वक्त भी नहीं पूछा था जब वो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के लिए प्रचार प्रसार में जुटी थी। वहाँ खाली कवरेज नहीं कर रही थी, बल्कि विभिन्न मीडिया चैनल से वो बहुजन समाज पार्टी के लिए अपने वक्तव्य रख रही थी, विभिन्न मंचों पर जाकर बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट मांग रही थी। इतना सब कर रही थी, पार्टी ने उन्हें कोई आदेश नहीं दिया था, पार्टी ने कोई जिम्मेदारी नहीं थी ना पार्टी से वो पूछ कर गई थी। उन्होंने जो है समाज का अपना आंदोलन समझा था, समाज का दर्द समझा था, समाज के दुख को समझा था, और समाज के लिए जो उनका आंदोलन था, समाज के लिए वो कर सकती थी, उसको समझते हुए उन्होंने ये कदम उठाया था। और अब अगर पार्टी ये कहती है कि क्या हमसे पूछकर उस आंदोलन कवर करने गए थे, तो किस किस घटना को पार्टी से पूछकर कवर करना है ये सोचना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा बहुजन समाज पार्टी को। ये उसकी जिम्मेदारी है कि अगर वो ये समझती है कि ये जो चैनल है ये बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बुद्ध की विचारधारा के लिए समर्पित चैनल है, तो इसको जो है किस तरीके से रेगुलेट किया जाए, इसको किस तरह से आर्थिक सहायता देनी है। 1 रुपये के कभी सहायता बहुजन समाज पार्टी ने कहीं से नहीं करवाई है। 3 बार सतीश चंद्र मिश्रा जी से ने मीटिंग ली थी बहुजन मीडिया के लिए, लेकिन कहीं कोई मतलब सार्थक परिणाम निकल कर नहीं आए। आश्वासन दिए लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल कर आए। बहुत से चैनल आर्थिक अभाव में घर बैठ गए, लेकिन नीलम जी के कुछ संपर्क थे, निजी संपर्क थे समाज से, उन्होंने आर्थिक सहायता की गुहार लगाई तो आर्थिक सहायता मिल गई, तो वो आगे समाज के कार्य को बढ़ा पाई। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी के साथ में एक जो सकारात्मक चीज़ हुई अभी कि महम में जो घटना घटी, हालांकि जो लड़की की जो हत्या हुई है उसका बहुजन आंदोलन के किसी भी आंदोलन से कोई सरोकार नहीं था, बल्कि बहुजन आंदोलन के विपरीत वह कार्य कर रही थी। श्याम के भजन गाती थी, माता की चौकियों में जाती थी, और उसके जो यूट्यूब पे अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरह की विचारधारा की वह लड़की थी। लेकिन फिर भी बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश ने उसके घर जाकर, क्योंकि वो समाज की लड़की थी, बहुजन समाज की लड़की थी, और ये बहुत ज़रूरी कदम है कि वे लोग कहीं पर भी जाएं तो वहाँ जाने से प्रभाव पड़ता है। वो लड़की बेशक भटकी हुई थी, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ ना भटकें, वो बहुजन समाज पार्टी को पर विश्वास लेकर आएँ, उससे जुड़ने का काम करें, अम्बेडकर की विचारधारा से जुड़ने का काम करें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे समाज के लोग ऐसे घटनाओं में उनके घर पर जाकर उनके दुख दर्द में शामिल हों।
ये सराहनीय कदम है, मैं इसके लिए तारीफ़ करता हूँ बहुजन समाज पार्टी की। लेकिन उन्हें और कुछ भी सोचना होगा, थोड़ा आगे बढ़ना होगा, सच्चे हृदय से काम करना पड़ेगा। आंदोलन में जो लोग सच्चे हृदय से लगे हुए हैं उनके दुख तकलीफ को देखना पड़ेगा। कहीं पर किसी से गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलतियों को इस तरह से नज़रअंदाज नहीं करना है कि हम आपके साथ नहीं खड़े क्योंकि आप अपनी मर्जी से गए थे। अपनी मर्जी से गए तो उनको जो है उनकी गलती का एहसास कराइए, लेकिन उनके साथ में खड़े रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो एक घटना और आपको बताता हूँ कि मंगोलपुरी में एक हिंदू युवक की जो है मौत एक मुस्लिम युवक के द्वारा हुई थी। आरएसएस ने उसको जो है हिंदू मुसलमान का चोला पहनाने का बहुत बड़े पैमाने पर काम किया और उस हिंदू युवक के लिए आर्थिक सहायता की जब गुहार हिंदू संगठनों ने लगाई तो वहाँ पर 1 या 2 दिनों में ही करोड़ों रुपया इकट्ठा हो गया था। ये संगठन की पहचान है, ये संगठन शक्ति है। बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पे धन इकट्ठा हुआ। हालांकि उस हिंदू युवक का उस आंदोलन से कोई मतलब नहीं था, किसी देश के लिए आंदोलन नहीं कर रहा था, समाज के लिए कोई आंदोलन नहीं कर रहा था, कोई हिंदू मुसलमान की घटना वहाँ नहीं थी। उस मुस्लिम युवक से उसकी दोस्ती थी, लेकिन फिर भी वो जो भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस है, वहाँ उस कदम में खड़े थे। इसी तरह से हमारे ही अपने समाज का एक लड़का है राजा जाटव, जो कि मंगोलपुरी में रहता है। उसके पारिवारिक मामला था, उसकी बीवी ने आत्महत्या कर ली थी तो उसको जेल हुई थी। बीजेपी के लोगों ने उसकी सहायता की। हालांकि बीजेपी सत्ता में थी तो उनका सहायता करना आसान था और उस सहायता से वो इतना प्रभावित हुआ कि वो आज बीजेपी और आरएसएस के संगठनों का गुलाम बन गया है और वहाँ पर जो है कोई हिंदू वाहिनी संगठन है उसका जिला अध्यक्ष भी उसको बना दिया गया है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किसी भी समाज के आदमी के साथ आप किसी भी क्षण खड़े होते हो तो वो आपके प्रति कहीं ना कहीं कृतज्ञता का भाव प्रकट करता है, वो आपके साथ जुड़ने का कार्य करता है। ये बहुत ज़रूरी है। बहुजन मीडिया में अगर मैं बात कहूँ तो जो बहुजन टीवी, जिसने कोई नाम बदल लिया है, ये जब दिल्ली आया था तो नीलम जी के भाषणों की रिकॉर्डिंग करता था और कहीं भी कोई घटना होती तो उस घटना पर नीलम जी का वक्तव्य लेने घर तक आता था। लेकिन जब से नीलम जी ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है उसके बाद से आप एक वीडियो इस टीवी पर नहीं देख पाएंगे। बहुजन आंदोलन की बात करता है, बहुजन विचारधारा की बात करता है, पीछे उत्तर प्रदेश चुनावों में सपा के लिए भी काम किया है, लेकिन फिर भी क्योंकि समाज का चैनल है मैं इसीलिए बहुजन मीडिया में ही काउंट करूँगा। इस चैनल ने भी इस घटना पर नीलम जी के लिए एक बात नहीं कही। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको आकर नीलम जी का इंटरव्यू लेना चाहिए था, नीलम जी के लिए बात करनी चाहिए थी, लेकिन कम से कम अपने ही मार्फत जो है 2 बातें समाज में डालनी चाहिए थी। क्योंकि नीलम जी आखिर किसके लिए काम कर रही हैं? नीलम जी अगर अपने लिए काम करें तो उनके लिए क्या समस्याएं खड़ी हो सकती हैं? ये जो 50,000 रुपये जो नुकसान हुआ है ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। मीडिया में इतना पैसा है, इतना ज़्यादा, अभी जो उत्तर प्रदेश चुनाव हुए हैं उसमें पैसों की बौछार हुई है। अगर पैसे कमाने होते सपा के पास जाते, कांग्रेस पे जाते, बीजेपी पर जाते, पैसों की कोई कमी नहीं होने वाली थी। लेकिन नीलम जी ने उस पैसे को ठोकर मारी थी, अपने समाज के लिए काम किया। इसके अलावा जो राहुल जी हैं, राहुल नागपाल जी, उनका अपना चैनल है। कभी भी जब बहुजन मीडिया की बात करते हैं तो मैं बड़ा आश्चर्य व्यक्त करता हूँ। इनसे भी अच्छे संबंध हैं, बुरे संबंध नहीं हैं। लेकिन मैं सब ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये लोग ये ना सोचें कि मन में जो है अपने ये कुछ गलत फहमी पालें कि मैं इनकी आलोचना कर रहा हूँ। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, और जो आलोचना हो रही है वो समालोचना है, और वो इसलिए है कि हम लोग जो है अपना स्व मंथन कर सकें कि क्या वास्तव में हमने कुछ गलत किया है। अगर कुछ गलत किया है तो आगे उसको हम सही करने का काम करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग जो हैं, जो हम बात कर रहे हैं उससे हमारे अंदर फिर अंतर्द्वंद पैदा होगा, हम एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, ऐसा मेरा मकसद नहीं है। तो राहुल जी कभी भी बात करते हैं बहुजन मीडिया की तो उसमें आप देखेंगे, उनके वीडियोज़ को आप उठा के देखिए, कभी भी नीलम जी का नाम कभी गलती से भी नहीं लेते हैं, नीलम जी के चैनल का नाम कभी गलती से भी नहीं लेते हैं। तो ये एक समस्या है। राहुल जी खुद एक वक्ता भी हैं और यूट्यूबर भी हैं, ये भी समाज से अपील कर सकते थे, नीलम जी की बात को उठा सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। थोड़ा सा चिंतन मनन करें, मंथन करें कि क्या वास्तव में जो मैं कह रहा हूँ उसमें कुछ सच्चाई है या कुछ मैं गलत कह रहा हूँ। और मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो मैं ये चाहूँगा कि ये लोग मुझे बताएं ताकि मैं भी अपनी गलतियों सुधार सकूँ। इसके अलावा साथियों, हमें आंदोलन करते समय, आंदोलन में भाग लेते समय, किसी का नेतृत्व स्वीकार करते समय, किसी के नेतृत्व में किसी आंदोलन में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते समय हमें ये ज़रूर जांच कर लेनी चाहिए
कि जो नेतृत्व करता है उसका मकसद क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। क्या उसका लक्ष्य है अपना हित साधना है, अपना प्रचार करना है? क्या वह जो आंदोलन कर रहा है अपनी प्रसिद्धि के लिए कर रहा है, या वास्तव में सटीकता से उस आंदोलन में समाज का हित छुपा हुआ है? वह समाज के लिए आंदोलन कर रहा है, वह समाज के लिए मर रहा है, वह समाज के लिए मिटने का काम कर रहा है। इस चीज़ को हम अगर बारीकी से जांच करेंगे और तब किसी आंदोलन में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे तो वह आंदोलन निश्चित तौर पर सफल होगा, और उस आंदोलन से निश्चित तौर पर जो बहुजन समाज है उसको फ़ायदा होगा। क्यों मैंने भी महम में जो घटना घटी लड़की की जो है उसकी बात की आपसे, जो है कि हालांकि वह लड़की बहुजन समाज के जो आंदोलन को नहीं समझती थी, और नहीं समझती थी या उसने समझने का प्रयास नहीं किया, या किसी ने समझाने का प्रयास किया तब भी नहीं समझा। ये किसी भी तरह की बातें हो सकती हैं, क्योंकि हम लोग, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जिनको हम लगातार समझाने का काम कर रहे हैं, सालों साल हो गए हैं, लेकिन वो समझते नहीं हैं। तो जो बुद्धि का स्तर है, हर किसी के बुद्धि का स्तर अलग अलग है। हर किसी से हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो हमारी सारी बातें समझ लेगा, लेकिन फिर भी जो लोग समझ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत आभार है, अच्छी बात है, समझ गए हैं। लेकिन जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनसे हमें दूरियां नहीं बनानी हैं, उनके लगातार संपर्क में रहना पड़ेगा हमें। इसीलिए मैंने आज बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की तारीफ़ की कि वो इस लड़की के घर पर गए, उसकी जो दुख दर्द में उसका शामिल होने का काम किया, और ऐसा होना चाहिए। और हमें समाज में कभी भी कहीं भी कोई घटना घटे तो उसमें हमें सटीक रहना चाहिए। चाहे हम किसी एक पदाधिकारी को भेज दें, उससे रिपोर्ट ले लें कि भाई क्या हुआ, क्या उसको दुख है, क्या दर्द है, क्या उसको हम कोई सहायता कर सकते हैं, क्या हमारी सहायता से उसको कोई लाभ हो सकता है क्या। तो इस तरीके की हम जो है कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी समाज में बना सकते हैं। और जब इस तरह की कनेक्टिविटी बनाएंगे, जब ये लोग जो हमारी आज बात नहीं सुन रहे हैं, जब हमारे प्रोग्राम्स में उनको इनवाइट करेंगे, प्रोग्राम में आने का काम करेंगे, तो एक न एक दिन ये समझ जाएंगे। ये ना भी समझें तो इनका परिवार जब आगे बढ़ेगा तो वो समझेगा, कोई ना कोई तो समझेगा। लेकिन ये जो आंदोलन है, ये इसी बात का आंदोलन है, ये कोई क्षणिक का आंदोलन नहीं है कि आज ही किसी को समझाया और आज ही समझ गया। बहुत लंबा इसमें समय लगता है। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी और सत्ता 2014 में मिली है। बहुत लंबा उन्होंने संघर्ष किया है, लगातार संघर्ष किया है, जब जाकर वे सफल हो पाए हैं। हालांकि उनका जो संघर्ष है, उनका जो आंदोलन है वो बहुत नेगेटिव है, देशद्रोही आंदोलन है, देशभक्त आंदोलन नहीं है, देश के खिलाफ आंदोलन है। लेकिन फिर भी हम ये बताना चाहते हैं इस घटना से, इस उदाहरण से, कि ये जो निरंतरता है बहुत ज़रूरी है, और सकारात्मक निरंतरता। किसी के प्रति आपके मन में कोई ईर्ष्या का भाव आए, कोई भी नेगेटिव भाव आए, उससे हमें बचना पड़ेगा। उससे हमें बचकर जो है, अगर मेरे मन में किसी के प्रति कोई कंपटीशन की भावना आ रही है, ईर्ष्या का भाव आ रहा है, तो मुझे समझना चाहिए कि ईर्ष्या का भाव जो है ना तो मेरे लिए सही है ना उसके लिए सही है। अगर मैं किसी से ईर्ष्या कर भी रहा हूँ तो ईर्ष्या करूँ, कोई बात नहीं, लेकिन उस ईर्ष्या को करके सामने वाले की योग्यता से अधिक योग्यता मुझे अर्जित करनी है, उससे मुझे आगे बढ़कर दिखाना है। इस तरीके से तो उस ईर्ष्या से मुझे लाभ हो जाएगा। लेकिन मैं खाली ईर्ष्या करता रहूं और उसकी टांग पकड़ के खींचता रहूं ताकि वो आगे ना बढ़ जाए, इससे ना तो मेरा फ़ायदा होगा ना उसका फ़ायदा होगा। और जो वह काम करने वाला है, वो काम को अगर मैंने रोक दिया तो उससे मुझे भी नुकसान होने वाला है, समाज को भी नुकसान होने वाला है। तो इसीलिए हमें ये समझना पड़ेगा। इसके अलावा साथियों, हमने जो है जैसे महम की घटना देखी, उसमें जो लड़की थी उसका हिसाब किताब देखा कि किस तरह के बहुजन समाज के आंदोलनों में शरीक नहीं थी। इस तरह से गिन्नी माही का एक उदाहरण है। गिन्नी माही बहुजन समाज के लिए उसने बहुत बड़े लेवल पर गाने गाए और समाज में बहुत प्रसिद्धि पाई। इस समाज ने उसको हाथों हाथ उठा कर रखा। लेकिन अभी उसने माता की चौकियाँ भी गाई हैं, जो कि समझना चाहिए। हमारे पास जो हमारे गायककार हैं उनकी कमी नहीं है, उनके अंदर योग्यता की कमी नहीं है। अगर वे भी चाहें तो ये जो जागरण करना, माता की चौकी लगाना, इस तरह के काम कर कर वे भी पैसा कमा सकते हैं, अगर पैसा कमाने की बात हो तो। लेकिन वो जो है उस पैसे को ठोकर मारते हैं। वो उस पैसे को ठोकर मार कर अपने समाज के लिए काम करते हैं, अपने समाज के लिए गाने गाते हैं, अपने समाज का हित समाज के सामने निर्भीकता से रखे हैं, जोखिम उठाते हैं, नाना प्रकार के संकटों का सामना करते हैं, लेकिन वे अपने समाज की बात करते हैं। इसीलिए हमें ये सोचना होगा कि हमें किसको प्रमोट करना है। हम अपने उन गायकों को छोड़ देते हैं जो अपने समाज के लिए गाने गाते हैं, और हम उन गायकों को हाथों हाथ उठा लेते हैं, उनको प्रचार कर देते हैं, प्रसारित कर देते हैं, जो हमारे समाज का मिशन उन्होंने समझते ही नहीं है। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि गिन्नी माही को कितना सपोर्ट करना है, कहाँ सपोर्ट करना है।
और बेहतर हो कि जो गिन्नी माही के अंदर जो टैलेंट है वो अपने समाज में यदि हम अपने लगा पाएँ, उसको समझा पाएँ, तो समझाने का हमें काम करना चाहिए। उससे दूरी बनाने की बजाय निरंतरता उससे संपर्क में आकर और उसको समझाने का अगर हम काम करते हैं और वो समाज के आंदोलन के लिए काम करती है, तो वो समाज के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मेरा मकसद है कि जो बहुजन आंदोलन है, बहुजन विचारधारा है, डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो बातें हमारे लिए कही हैं, भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, उनको मैं अच्छी तरह से अध्ययन करूं और अध्ययन करने के बाद उन्हें अच्छी तरह से समझूं और समझकर अपने समाज को समझाने का काम करूं। ये जो समझने और समझाने का काम है बहुत गंभीर काम है, बहुत कठिन कार्य है। मैं इस काम को करना चाहता हूँ, इस काम में लगा हुआ हूँ। अभी मैं MA बुद्धिस्ट स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, कंप्लीट हो गई है मेरी। अब PhD के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, हो सकता है कि मेरा एडमिशन हो जाए। अगर मैं PhD करने में कामयाब रहा तो बहुत ही अच्छे एक सिद्धांत को लेकर मैं PhD करना चाहता हूँ, जो कि इस संसार की मुख्य समस्याएं हैं उनका निराकरण भगवान बुद्ध ने अगर किया है तो उसको समझने का कार्य करूँगा और उसको इस संसार को भी समझाने का कार्य करूँगा। इसलिए साथियों, मैं आज लाइव आया ताकि मैं समाज को थोड़ा सा समाज से बातचीत करके उसको मार्गदर्शन दे सकूं कि हम लोग अगर कहीं गुमराह हैं, भटकाव में हैं, तो हमें उस भटकाव से बचकर, उस गुमराही से बचकर हम लोग जो हैं अपने आप को सही दिशा में स्थित कर सकें और सही दिशा में काम कर सकें। तो मैंने जितने भी नाम लिए हैं, रतन लाल जी हैं, लक्ष्मण सिंह यादव जी हैं, बहुजन मीडिया है, चंद्रशेखर रावण है, सतपाल तंवर जी हैं और बहुजन समाज पार्टी है। लेकिन आप समाज में कभी भी इस तरीके से ना विचरें, इस तरीके से काम ना करें कि वो आपके हित साधे और दूसरों के हित ना साधे। इस तरीके से समाज का काम रुक जाएगा, समाज का काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। कि जो सही काम कर रहा है उसको निरंतर समाज के लिए काम करना चाहिए। अभी मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मैंने बहुत सारे बौद्धाचार्यों को सुना। जब मैं इन लोगों को सुनता हूँ तो इनके साथ में जो शब्द लगाया है बौद्धाचार्य है, बुद्ध की जो वाणी है मैं इनके मुँह से कभी नहीं सुन पाया, धर्म की बातें मैं कभी नहीं सुन पाया। ये मैं कई बौद्धाचार्यों को मैंने देखा। अभी हमारे बीच में एक सूरज राही हैं बौद्धाचार्य जी, उनको मैंने सुना और सुनकर लगा कि वास्तव में ये बौद्धाचार्य हैं। ऐसे बौद्धाचार्य होने चाहिए। जो बौद्धाचार्य है उसको बुद्ध की बात करनी है, उसको जाति की बात नहीं करनी है, उसको आरक्षण की बात नहीं करनी है, उसको राजनीति की बात नहीं करनी है। जो बौद्ध भिक्खु हैं उसका आरक्षण से, जाति से, राजनीति से क्या लेना देना है? उसका विषय तो संपूर्ण मानवता है। उसको हर मनुष्य उसके लिए विषय होना चाहिए और मनुष्य के कल्याण उसका मकसद होना चाहिए। बुद्ध के जो सामने लोग थे वे कोई ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय नहीं थे, वैश्य नहीं थे, लोग थे, मनुष्य थे और उस मनुष्य का कल्याण करना उनका उद्देश्य था। इसी उद्देश्य को रखकर उन्होंने जो अपना पूरा जीवन काम किया। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो बौद्धाचार्य हैं या फिर जो भंते लोग हैं, भिक्खु लोग हैं, वो जाति की बात करेंगे, घृणाओं को फैलाने का काम करेंगे, बड़े ऊंचे ऊंचे स्वर में भाषण देंगे, लेकिन कभी भी धम्म की बात नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों से आपको समझना चाहिए कि भाई ये जो नेतृत्व कर रहा है, जो वक्ता है, ये धार्मिक वक्ता है, ये जातिवादी वक्ता है, ये राजनीतिक वक्ता है, किस तरह का वक्ता है। उस तरह से आप देख कर के ये राजनीतिक वक्ता है तो इसको राजनीति की बात करनी चाहिए, ये सामाजिक वक्ता है तो इसको जातिवाद या आरक्षण पर बोलना चाहिए, ये धार्मिक वक्ता है तो इसको धर्म पर बोलना चाहिए। तब आपको जो है इस तरीके से मार्गदर्शन प्राप्त हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। हम वक्ता धार्मिक है लेकिन बोल अधार्मिक रहा है, राजनीति पर बोल रहा है, आरक्षण पर बोल रहा है, जातिवाद पर बोल रहा है, तो उससे समाज को भलाने वाला नहीं है। जिसने जो काम अपने लिए उठाया है उस काम को वह करेगा तो उसमें दक्षता भी आएगी और अच्छी तरह से उसको कर पाएगा।